नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकासियन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो भी भारत में सरकारी शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो उनमें से मैक्सिमम अभ्यर्थी यही क्यों चाहते हैं कि वो दिल्ली के सरकारी स्कूल में शिक्षक बन जाए। आखिर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ऐसी उन्हें क्या फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है जो उन्हें केवीएस में नहीं देखने को मिलती, एनवीएस में नहीं देखने को मिलती, या फिर किसी भी स्टेट टीचर रिक्रूटमेंट में उन्हें देखने को नहीं मिलती। तो उसी के बारे में दोस्तों आज बिल्कुल डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि अगर आप भविष्य में शिक्षक बनते तो आपके लिए क्या ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। DEET के माध्यम से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो सकता है, या फिर इसके अलावा केवीएस, एनवीएस या फिर किसी स्टेट की तरफ से कोई टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलते हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। और दोस्तों शायद ही दोस्तों इस टॉपिक पर आपको यूट्यूब पर वीडियो देखने को मिले, अगर हो भी तो पता नहीं, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि शायद ही आपको इस टॉपिक पर वीडियो यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किस आधार पर बोल सकता हूँ जो भी भारत में शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं उसमें से मैक्सिमम विद्यार्थी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों ये मैं एवं ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूँ। अब वो व्यक्तिगत रूप से दोस्तों आपकी पसंद कुछ और भी हो सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम अभ्यर्थी हैं या फिर जो मैक्सिमम आंकड़े हमारे सामने आते हैं उसमें मैक्सिमम यही देखा जाता है कि हर कोई ये चाहता है कि वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बन जाए। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे के बताऊं कि कुछ समय तक पहले क्या होता था दोस्तों, केवीएस का जो रिक्रूटमेंट होती थी उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते थे तो अगर वो केवीएस की जॉब को स्किप करते थे उन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, वो अपने जहाँ भी अगर उनका दिल्ली में नंबर आ गया दिल्ली में आराम से आ जाते थे। लेकिन इसी के चलते केवीएस अब सतर्क हो गया। कुछ समय पहले उसने एक रूल निकाल दिया कि भाई अगर कोई भी परमानेंट रिक्रूटमेंट में कोई भी अगर कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए केवीएस में आता है, अगर वो 2 साल के अंदर अगर अपनी जॉब को छोड़ता है तो उसे दोस्तों 2 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। और ये इसलिए निकाला है क्योंकि आप जानते हैं, देखो दिल्ली की अलग बात है, लेकिन दिल्ली से बाहर आप कहीं और जाओगे, जैसे किसी भी स्टेट में जाओगे, यूपी, राजस्थान, बिहार, ठीक है, यहाँ पर ना केवीएस के स्कूलों की अलग ही वैल्यू होती है। और दक्षिण भारत में चले गए वो तो वहाँ तो दोस्तों और भी ज़्यादा केवीएस के स्कूलों की वैल्यू होती है। लेकिन जब DEET की बात आती है दोस्तों, या फिर केवीएस की जो हमारे शिक्षक बनने वाले कैंडिडेट होते हैं वो केवीएस की मिट्टी कर देते हैं। अगर उनका दोनों जगह नंबर आ गया ना, केवीएस की जॉब को स्किप करके DEET में अपना सिलेक्शन ले लेंगे। अब वो क्यों लेंगे उसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और दोस्तों इसी को मद्देनजर रखते हुए ऐसे केस बहुत ज़्यादा होने लगे थे, इसलिए केवीएस ने ये वाला नियम निकाला है कि अब कोई अगर परमानेंट कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए केवीएस में आता है, अगर वो 2 साल के अंदर अपनी जो उसकी रिक्रूटमेंट है या फिर जो भी उसने जो सीट ली है उसे स्किप करता है तो केवीएस की जॉब छोड़ने से पहले उसे 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ कि हमारे कोई से भी स्कूल ख़राब नहीं होते, चाहे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हों, चाहे हमारे स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हो, चाहे किसी राज्य के स्कूल हो, चाहे फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश के स्कूल हो, स्कूल हमारे कोई से ख़राब नहीं होते। लेकिन अगर आपका उनमें सिलेक्शन हो जाता है उन स्कूलों में, उसमें सिलेक्शन लेने के बाद आपको कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है उसके आधार पर आप ये सोच सकते हैं कि आपके लिए कौन सी ज़्यादा रिक्रूटमेंट बेस्ट हो सकती है। बाकी दोस्तों पढ़ाना आपको सभी स्कूलों में पड़ेगा। हाँ, वर्कलोड का थोड़ा इशू हो सकता है, कुछ स्कूल्स हैं उसमें वर्कलोड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और कुछ स्कूलों में आपको वर्कलोड कम देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम से भगोगे। और दोस्तों एक शिक्षक को तो किसी भी हालत में कामचोर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बात करते हैं। तो दोस्तों मैं हमेशा की तरह बताना चाहूँगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमेशा से केवीएस का ही सही रहा है अभी तक। आगे भविष्य में क्या परिवर्तन कर दिया है उसका बता नहीं सकते, क्योंकि केवीएस का जो रिक्रूटमेंट है उसमें आपको जो फॉर्म देखने को मिलते हैं, फॉर्म भरने के जैसे आप फॉर्म भर दोगे उसके कुछ समय बाद आपका एग्जाम हो जाएगा और अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत ही जल्द आपको स्कूल भी लॉट करा दिए जाते हैं। DEET का दोस्तों ठीक है, लेकिन केवीएस की अपेक्षा थोड़ा सा मंदा है, लेकिन ठीक है एक तरह से। लेकिन जब हम किसी स्टेट रिक्रूटमेंट, टीचिंग रिक्रूटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, उसमें काफ़ी लंबा हमारा प्रोसेस हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी कुछ समय पहले आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी, उसमें 1-1, 1.5, 2-2 साल आपको स्कूल लौटने में लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन केवीएस, एनवीएस और आपका जो DEET के माध्यम से जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलते हैं, टीचिंग रिक्रूटमेंट, उसमें आपको इतना समय नहीं देखने को मिलता। तो चलो रिक्रूटमेंट का तो प्रोसेस अलग है, लेकिन हमारी वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों। एक बार आपकी जॉब लग गई उसके बाद का क्या प्रोसेस है, उसके बाद कौन से स्कूल्स आपको ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जो मेन कारण होता है पोस्टिंग का, ठीक है। DEET के माध्यम से जो भी आपको TGT, PGT, PRT के लिए रिक्रूटमेंट देखने को मिलते हैं, इसमें हम आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बता दूं, ये आपको 2 तरह के स्कूल्स में देखने को मिलते हैं। एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में मिलते हैं और दूसरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के स्कूल्स में मिलती है। TGT, PGT, PRT तीनों ही आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में देखने को मिल जाएंगी, तीनों ही पद ही। लेकिन जब हम MCD की बात करते हैं तो उसमें केवल आपको PRT पद देखने को मिलेगा।
और दोस्तों फैसिलिटीज़ को अगर मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बताऊं तो एमसीडी में काफ़ी समस्याएं हमें देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आपको 1% भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और शायद से इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि जो हमारी दिल्ली सरकार है वो अलग होती है और जो हमारी एमसीडी की सरकार है वो अलग होती है। आप अगर न्यूज़ वगैरह ज़्यादा देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि एमसीडी में हमेशा हंगामे करते रहते हैं उनके कर्मचारी सैलरी वगैरह को लेकर। तो जो पीआरटी की अगर आप मान के चलो DTPSB के माध्यम से आपका पीआरटी पोस्ट की सिलेक्शन होता है और आपको एमसीडी के कोई स्कूल अलॉट कर दिया जाता है, तो दोस्तों उसमें हर जगह तो नहीं लेकिन कुछ जगह आपको समस्या देखने को मिलेगी, चाहे आपकी सैलरी को लेके हो, चाहे आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके हो या फिर इसके अलावा कुछ हो। लेकिन अगर आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में TGT PGT PRT किसी भी पद पर सिलेक्शन होता है तो दोस्तों 1% भी आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे पोस्टिंग की। तो दोस्तों दिल्ली का ये फ़ायदा होता है क्योंकि DTPSB के माध्यम से जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है दिल्ली सरकार की होती है, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तो होती नहीं है। तो इसमें ये फ़ायदा होता है जब तक आपकी नौकरी है, जब तक आप पढ़ा रहे हो, मतलब जब तक आप रिटायर नहीं होते ताउम्र आपको दिल्ली में ही पढ़ाना पड़ेगा, दिल्ली से बाहर आपका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये होती है कि जो सबसे ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं। बाकी इसके अलावा हम KVS या NVS की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और इसमें बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं। जिस भी राज्य फिर जिस भी केंद्र शासित प्रदेश के आप मूल निवासी हो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में आपकी पोस्टिंग मिल जाए, इसके बहुत कम चांस होते हैं। आपको आपके घर से बहुत दूर भेज दिया जाता है। अब हमारे कुछ शिक्षक होते हैं वो कहते हैं कि हमें कोई समस्या नहीं, अगर घर से दूर भेज भी दे हम सर्वाइव कर लेंगे, हमें समस्या नहीं होती। लेकिन उनका ये कहना होता है कम से कम एक जगह तो रखो। अब मान के चलो उनका दक्षिण भारत में ट्रांसफ़र करती है, तमिलनाडु में मान के चलो उनका ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो तमिलनाडु में उनका ट्रांसफ़र है, ठीक है, 2 साल रखेंगे, 2 साल बाद उन्हें और कहीं उनका ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब कुछ भी नहीं पता होता कि कब आपको तमिलनाडु से उठा के दोस्तों इधर जम्मू कश्मीर में आपका ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। मतलब एकदम दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कब ट्रांसफ़र कर दें इसका कुछ नहीं पता होता। तो ये समस्या होती है, ठीक है। तो DTPSB में इस तरह की आपको समस्या देखने को नहीं मिलती। DTPSB में दोस्तों आपको हमेशा दिल्ली में पढ़ाना पड़ेगा। और इसके अलावा जब हम किसी स्टेट रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो उसमें दोस्तों क्या होता है, देखिए अब यूपी का एग्जांपल लेकर चलते हैं हम, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी स्कूल में जो उत्तर प्रदेश सरकार का है उसका कोई सरकारी स्कूल में मान के चलो आपका सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है, आप इसे अच्छे से जानते हो। मान के चलो आप गाज़ियाबाद के रहने वाले हो, ठीक है, गाज़ियाबाद से आपका मान के चलो गोरखपुर कर दिया ट्रांसफ़र, गोरखपुर से आपका सहारनपुर कर दिया ट्रांसफ़र, ठीक है, या फिर और आपका कहीं कर दिया ट्रांसफ़र। तो इससे ये होगा कि दोस्तों आप अपने घर से डेली अप डाउन नहीं कर पाओगे किसी हालत में भी, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है। लेकिन जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली तो दोस्तों काफ़ी छोटा है, ठीक है। दिल्ली में आपका किसी भी कोने में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और आपका अगर दिल्ली में घर है तो आप आराम से अपने घर से डेली अप डाउन कर सकते हो। लेकिन दिल्ली का ये भी जो DTPSB के माध्यम से जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के स्कूल्स है, इसमें ये मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपके घर के पास ही आपको स्कूल अलॉट किया जाए। इसमें कोई मेरिट वगैरह का कोई खास इशू नहीं होता कि अगर आपकी ज़्यादा अच्छे नंबर है तो आपको घर के पास स्कूल मिलेगा। घर के बिल्कुल पास ना मिले, घर से थोड़ा सा दूर मिल जाएगा लेकिन इतना दूर नहीं मिलेगा। और अगर दोस्तों 1% मान के चलो कि आप मान के चलो दक्षिणी दिल्ली में रहते हो और उत्तरी दिल्ली का आपको कोई स्कूल अलॉट कर दिया जाए तो भी आप डेली के डेली अप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मेट्रो सेवा और बाकी दोस्तों दिल्ली ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो एक तो दोस्तों दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ये फ़ायदा होता है, आपको खाना बदोश की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं भटकना पड़ेगा, आपको दिल्ली में ही पढ़ाना पड़ेगा हमेशा। अब दूसरी बात कर लेते हैं सैलरी की। अब सैलरी में क्या होता है मैं बताता हूँ। दिल्ली में दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको सैलरी देखने को मिलेगी, वो कैसे मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब क्या होता है, देखिए दिल्ली का तो फिक्स है, दिल्ली की चाहे आप दिल्ली के किसी भी कोने में आपका ट्रांसफ़र हो जाए आपको सैलरी उतनी मिलेगी जितनी मिलनी है, जितनी फिक्स है। और दोस्तों जो भारत में मैक्सिमम एक टीचर को सैलरी मिलती है PRT TGT PGT को उतनी आपको मिलेगी जो मैक्सिमम मिलती है सरकारी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये नहीं है कि आपका मान के चलो जैसे कि KVS वगैरह में होता है, ठीक है, आपका मान के चलो गांव के क्षेत्र में अगर ट्रांसफ़र हो गया वहाँ आपकी सैलरी कम मिलेगी, अगर आपका हाई सिटी में ट्रांसफ़र हो गया वहाँ आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ऐसा दिल्ली में कुछ नहीं है, चाहे दिल्ली के किसी गांव में आपका ट्रांसफ़र हो जाए, चाहे दिल्ली के किसी मात्र सेंट्रल दिल्ली में आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आपको सैलरी उतनी देखने को मिलेगी जो आपके लिए फ़िक्स की गई है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जब हम KVS की बात करते हैं, अब KVS के जो स्कूल दिल्ली में है उनकी सैलरी और जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जिसकी भर्ती आपको DTPSB के माध्यम से देखने को मिलती है उनकी लगभग सेम ही है, ठीक है। तो लेकिन हर किसी को दिल्ली तो नहीं मिल सकता। अब दिल्ली के अलावा जैसे दोस्तों हाई सिटी जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये ना अच्छी सिटी होती हैं और भी हैं, ठीक है। तो इनमें तो सैलरी आपको भरपूर देखने को मिलेगी, लेकिन हर अभ्यर्थी को ये यहीं तो पोस्टिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि KVS स्कूल यहीं तो है नहीं, हर जगह आपको KVS स्कूल देखने को मिल जाएंगे संपूर्ण भारत में।
तो दोस्तों इनके अलावा जो थोड़े से रूरल एरिया पड़ते हैं या फिर जो थोड़े से गांव के क्षेत्र पड़ते हैं, अगर वहाँ आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो दोस्तों सैलरी में आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। और सैलरी में कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो आपको एचआरए मिलता है ना वो आपका कम हो जाएगा बस, और कोई खास परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते 5, 7, 10 हज़ार का आपको हेर फेर देखने को मिल जाएगा आपकी सैलरी में। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरह से डिवाइड करा गया है केवीएस की सैलरी को। ट्रांसफ़र को भी इसमें कुछ पॉइंट होते हैं दोस्तों, इस पर मैंने बिल्कुल डिटेल में वीडियो बनाई किस तरह से 3 तरह से केवीएस की स्कूलों को विभाजित किया गया है। उसका लिंक मैं आपको इधर आई बटन पर दे रहा हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो हमने बनाई है इन्फॉर्मेटिव, ठीक है, उन सभी के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। एक बार पहले इस वीडियो को पूरा देख लो। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपके पास समय हो तो आप उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सैलरी का मैंने आपको बता दिया, दिल्ली में तो फिक्स है, दिल्ली में तो आपको फिक्स सैलरी देखने को मिलेगी चाहे कोई सा भी स्कूल मिल जाए। लेकिन जब हम केवीएस या एनवीएस की बात करते हैं तो इसमें अगर आपको दिल्ली जैसे किसी प्रदेश में अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आपको ठीक ठाक सैलरी देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अलावा अगर गांव जैसे क्षेत्र कहीं आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो वहाँ पर आपको सैलरी में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों जब हम बात करते हैं स्टेट रिक्रूटमेंट की, जैसे यूपी की, बिहार की, राजस्थान की, हरियाणा की, ठीक है, जितने भी हमारे राज्य हैं उसमें स्टेट लेवल पर अगर कोई रिक्रूटमेंट निकलती है तो निश्चित रूप से दोस्तों उसकी तो सैलरी कम ही आपको देखने को मिलती है। आप किसी भी स्टेट रिक्रूटमेंट की सैलरी उठा के देख लीजिए, दिल्ली की जो सैलरी इससे कम ही आपको देखने को मिलेगी। चाहे संपूर्ण भारत में किसी भी राज्य की राज्य सरकार का कोई स्कूल है उसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की सैलरी को आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मेडिकल फैसिलिटीज़ की। अब मैं नहीं चाहता कि आपको या फिर आपके परिवार को हॉस्पिटल की शक्ल देखनी पड़े, लेकिन फिर भी भाई मेडिकल ऐसी चीज़ें हमेशा ज़रूरत ना कभी ज़रूरत पड़ी जाती है। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दोस्तों अपने आप में एक अपनी अहमियत रखती हैं। तो जब हम मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करते हैं केवीएस एनवीएस में आपको बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। और जो दिल्ली में आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में अगर उसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी आप बनते हैं तो आपको बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप एमसीडी के स्कूल्स में पीआरटी शिक्षक बनते हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपको थोड़ी सी समस्या देखने को मिल जाएगी। और ये मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, एमसीडी के सभी स्कूलों में ऐसी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे एमसीडी के स्कूल है जहाँ आपको समस्या देखने को मिल जाएगी। अब भविष्य में इसे परिवर्तित कर दिया जाए, इसमें सुधार कर दिया जाए तो दोस्तों आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ठीक है, जो अभी वर्तमान समय में एक्चुअल चीज़ है वो मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों मेडिकल क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है, किस तरह से आप मेडिकल फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। उसका भी लिंक आपको इधर आई बटन या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लेना। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और जब दोस्तों इसके अलावा जब हम किसी स्टेट रिक्रूटमेंट की बात करते हैं उसमें जो मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है दोस्तों उसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है उसमें कोई खास आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को नहीं मिलती जो कि आपकी स्टेट रिक्रूटमेंट होती है। जैसे हरियाणा की कोई स्टेट रिक्रूटमेंट हो गई, राजस्थान की हो गई, ठीक है, शायद से मिलती भी हो, लेकिन इसके बारे में मुझे सटीक जानकारी नहीं। मैंने केवीएस, एनवीएस और DEET का आपको अच्छे से बता दिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स की। अब रहने के लिए हर किसी को घर चाहिए होता है, तो अगर आप सरकारी महकमे में तो उस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको क्वार्टर्स अलॉट किए जाते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं एनवीएस केवीएस में आपको बिल्कुल समस्या नहीं देखने को मिलेगी। अच्छे क्वार्टर्स होते हैं, कि अच्छे से मेरा तात्पर्य दोस्तों है जो पुराने हैं तो वो तो देखिए जैसे पुराने उस समय जैसा जो नियम था उस तरह से बनाए गए, लेकिन जो नए केवीएस के स्कूल बने उसमें जो आपको क्वार्टर्स देखने को मिलेंगे वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। बाकी DEET में अगर आपका सिलेक्शन होता है, इसमें आप गवर्नमेंट क्वार्टर लेने की इच्छा रखते हैं तो इसमें भी आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाएंगे। बाकी जो मैंने आपको बताया तो जो आपका एचआरए पूरा सैलरी में होगा वो आपका कट हो जाएगा। अब दोस्तों गवर्नमेंट क्वार्टर्स का ये अगर केवीएस वगैरह में आप लगते हैं, एनवीएस में लगते हैं तो वहाँ तो एक बार के लिए आपको ले लेनी चाहिए गवर्नमेंट क्वार्टर, क्योंकि वहाँ तो आप 2-3 साल या 4 साल एक जगह पढ़ाओगे फिर कहीं और पढ़ाओगे। लेकिन अगर आपका किसी ऐसी रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हुआ है जो आपको जैसे कि DEET के माध्यम से जो दिल्ली में रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, इसमें आपको जब तक आप रिटायर हो आपको दिल्ली में ही पढ़ाना पड़ेगा, ऐसी किसी रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन होता है तो दोस्तों आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। वो क्यों नहीं लेने चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए आपके 10,000 अभी वर्तमान समय में 10-12 हज़ार के आसपास आपके कटेंगे, ठीक है, पूरी सैलरी से 8,000, 10,000, 12,000 कट जाएंगे आपके। तो वो जो कटेंगे आपके, ठीक है, तो आपके जो गवर्नमेंट से आपने क्वार्टर लिया उसके नाम के वो कट जाएंगे। लेकिन इसके अलावा इससे हट के अगर आप कोई लोन पे अगर कोई फ्लैट वगैरह ले लेते हैं आप, ठीक है, या फिर कोई प्लॉट ले लेते हैं उसे बनवा लेते हैं तो उसमें आपका ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, मान के चलो आपने लोन ले लिया, एक फ्लैट का मैं एग्जांपल दे के बताता हूँ, आपने अपना पर्सनल फ्लैट ले लिया, ठीक है,
आपने लोन पे ले लिया उसे, ठीक है, लोन का आप किस्त बंधवा लो 10,000 12,000, मतलब जितने आपको गवर्नमेंट्स को देने पड़ रहे थे उनके सरकारी क्वार्टर में रहने के लिए, उतने आप लोन में दे दीजिए। अब इससे फ़ायदा होगा, अगर आपने सरकारी क्वार्टर लिया, जब आपकी नौकरी पूरी होगी आपसे आपका क्वार्टर छीन लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई अपना पर्सनल फ्लैट ले रखा है, पैसा उसमें भी उतना ही गया आपका, क्योंकि अगर आप 10,000 8,000 60 साल तक काउंट करोगे तो दोस्तों बहुत हो जाता है, ठीक है। तो पैसा आपको उतना ही गया उसमें भी, और शायद से कम ही लगेगा उसमें। तो उसमें ये फ़ायदा हो जाएगा, जब आप रिटायर होगे तो आपके पास आपका खुद का घर होगा वो। अगर आप पहले चुका दोगे तो फिर पहले आपका हो जाएगा, ठीक है, जितना भी जिस हिसाब से, जिस फैसिलिटीज़ के हिसाब से, जितने रुपए का आप फ्लैट लोगे उसके हिसाब से होगा। तो इसमें फ़ायदा होगा, जब आप रिटायर होगे तो आपका वो फ्लैट होगा। लेकिन आपने सरकारी क्वार्टर ले रखा है तो रिटायर होते हैं आपसे आपका फ्लैट ले लिया जाएगा। तो इसमें ये फ़ायदा होता है। और दोस्तों अगर हम मान के चलो हम गाँव से अगर मतलब रिटायर होने के बाद अपने गाँव वगैरह जाना चाहते हो तो उस फ्लैट को सेल कर दो, काफ़ी अच्छी कीमत मिल जाएगी आपको उस फ्लैट की। लेकिन गवर्नमेंट फ्लैट को तो आप सेल नहीं कर सकते, तो इसलिए फ्लैट से लेने का ज़्यादा फायदा नहीं। बाकी केवीएस एनवीएस में लग रहा है जहाँ आपका एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र होता रहता है, वहाँ आप ले सकते हैं, वहाँ आपको ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब एक और दोस्तों जो मुख्य कारण होता है जिससे दिल्ली के सरकारी स्कूल ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, उसमें ये होता है कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं इसमें जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है टीजीटी या पीजीटी के लगभग सभी विषयों पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जब केवीएस या एनवीएस की हम बात करते हैं तो इस पर सभी विषयों पर आपको रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलती, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, मान के चलो पीजीटी संस्कृत बनना है, ऐसे बहुत सारे विषय, बस मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता। तो केवीएस में पीजीटी संस्कृत की कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है, और एनवीएस में तो ना टीजीटी की कोई पोस्ट है संस्कृत की, ठीक है, उसमें तो कोई सी भी नहीं है। और बाकी केवीएस में टीजीटी आपको मिल जाएगी, पीजीटी देखने को नहीं मिलेगी। मैं बस आपको केवल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। लेकिन जब हम DEET+B की बात करते हैं, इसमें टीचिंग रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, तो लगभग सभी विषयों पर आपको टीजीटी और पीजीटी की रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से ये भी फ़ायदा होता है, क्योंकि अब केवीएस में मान के चलो जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया, कोई टीजीटी संस्कृत लग गया, वो पीजीटी बन ही नहीं पाएगा क्योंकि केवीएस में तो है ही नहीं, और पीजीटी नहीं बनेगा तो दोस्तों फिर वाइस प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल नहीं बन पाएगा। लेकिन जब हम दिल्ली के सरकारी स्कूल की बात करते हैं, अगर कोई यहाँ टीजीटी लगता है तो अगर उसका रवैया अच्छा रहता है, उसका शिक्षण प्रभावी रहता है, तो उसका प्रमोशन हो जाएगा, बाकी टेस्ट वगैरह पास करेगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो टीजीटी से पीजीटी बनेगा, पीजीटी के बाद वो वाइस प्रिंसिपल बन जाएगा, तो इसमें ये अपॉर्चुनिटी होती है उसके पास, ठीक है। बाकी केवीएस में नहीं। बाकी दोस्तों ये मैं अभी वर्तमान के समय के अनुसार बता रहा हूँ, बाकी शायद भविष्य में बदलाव कर दिया जाए, भविष्य में केवीएस में भी सब्जेक्ट ऐड कर दिए जाए, जैसे कि फिलहाल बात की जा रही है कि पीजीटी में पॉलिटिकल साइंस अब ऐड करने की बात की जा रही है। बाकी ऐड होगा नहीं होगा तो दोस्तों भविष्य में पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह के परिवर्तन शायद भविष्य में कर दिया जाए, लेकिन वर्तमान में जो नियम है, जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों वर्कलोड की। आप इस बात पे बिल्कुल यकीन मानिएगा मेरी कि जो दिल्ली के सरकारी स्कूल होते हैं इसमें जो वर्कलोड होता है केवीएस और एनवीएस की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, बिल्कुल सच बात है। आप शायद से कोई आपको ना बताए, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखोगे तो दोस्तों दिल्ली के सरकारी स्कूल का वर्कलोड केवीएस की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एक शिक्षक को काम से भागना चाहिए, मतलब वो ये ना देखे कि किस में वर्कलोड ज़्यादा है किस में कम है। मैं ये कह रहा हूँ आपके पास जो समय बचता है, ठीक है, तो उस समय को आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए लगा सकते हैं, ठीक है, और अदर एक्टिविटीज़ में आप लगा सकते हैं। और एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपको आपके छात्र किस तरह से देखें उस चीज़ में ये वाला समय लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार वर्कलोड इतना हो जाता है, अदर जो वर्क होते हैं उस पर आप ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। तो बस इसका ये फ़ायदा है। बाकी जो सच में ही काम चोर है और जो चाहते कि भाई मुझे ज़्यादा वर्कलोड नहीं चाहिए, तो उनके लिए भी DEET+B ही ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। बाकी वर्कलोड दोनों में मिलेगा, लेकिन अगर इन दोनों का कंपैरिजन करूँ मैं, मतलब इन तीनों का DEET+B केवीएस एनवीएस का, तो केवीएस एनवीएस में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है DEET+B की अपेक्षा। DEET+B से मेरा तात्पर्य डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और MCD के स्कूल्स की अपेक्षा। अब दोस्तों इसका अंदाजा आप टाइमिंग से भी लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब जो स्कूल टाइमिंग होती है, जो केवीएस के स्कूल होते हैं वो सारे के सारे मॉर्निंग स्कूल होते हैं, लेकिन DEET+B के स्कूलों की जब हम बात करते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स की जब हम बात करते हैं, फिर MCD के स्कूल्स की जब हम बात करते हैं, तो सभी तो नहीं कह रहा, लेकिन मैक्सिमम स्कूल ना 2 शिफ्ट में चलते हैं, क्योंकि दिल्ली में आबादी थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, स्कूल कम है, तो इसलिए दिल्ली सरकारी ने 2 शिफ्ट में चलाती है। मॉर्निंग शिफ्ट में लड़कियाँ पढ़ती हैं और इवनिंग शिफ्ट में लड़के पढ़ते हैं, ठीक है, और इनके टीचर्स भी अलग अलग होते हैं। तो इसलिए एक ये भी हो जाता है, क्योंकि अब केवीएस में क्या होता है दोस्तों, या फिर एनवीएस में क्या होता है, इसके ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। प्रिंसिपल अगर आपको ये बोल देगा, मान के चलो एग्जांपल के लिए 2 बजे आपके बच्चों की छुट्टी हो गई आपके स्कूल की, ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल ने ऑर्डर कर रखे है ना कि 3 बजे से पहले कोई टीचर घर नहीं जाएगा, तो सच में नहीं जाएगा फिर टीचर, ठीक है। प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है अपने स्कूल को किस तरह से चला रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल यहाँ हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि भाई मैं अपने बच्चों की 3 बजे छुट्टी करूँ, वो तो जो केवीएस के रूल है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। लेकिन एक शिक्षक कब घर जाएगा ये दोस्तों प्रिंसिपल डिसाइड करेगा। अब कुछ प्रिंसिपल ये होते हैं कि ठीक है तुम बच्चों के साथ ही निकल जाओ, आधा घंटा 15 मिनट एक्स्ट्रा भी दे सकते हो, लेकिन कुछ प्रिंसिपल ऐसे होते हैं कि भाई मुझे नहीं पता, मेरे स्कूल में जो टीचर्स हैं बच्चों की छुट्टी होने के 1 घंटे बाद तक रुकेंगे।
और वो उस 1 घंटे में वो सारा काम करेंगे जो कि स्कूल का होता है, ठीक है। मतलब घर पे नहीं ले जाएंगे काम। शायद से उनका ये भी मानना होता है कि भाई घर पे जैसे मान के चलो कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह है, ठीक है, तो कुछ एग्जाम लिए बच्चों के और वो घर पे जाएंगे किसी और से चेक करा लेंगे, खुद नहीं करेंगे। शायद से अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि प्रिंसिपल के हाथ में होता है। लेकिन जब हम यहाँ DSSB की बात करते हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया 2 शिफ्ट में चलते हैं, ठीक है। सभी स्कूल नहीं चलते, मैक्सिमम स्कूल 2 शिफ्ट में चलते हैं। तो मान के चलो एग्जाम्पल के लिए मॉर्निंग का बता दिया, 7:30-8 बजे से लड़कियों का स्कूल लगता है, 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है। 12:30 बजे के बाद तो रुक ही नहीं सकते ना टीचर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक रुक जाएंगे, क्योंकि 1 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हमारी इवनिंग शिफ्ट यानी कि लड़कों की शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। तो 1 बजे के बाद तो उनका स्कूल है ही नहीं, वो 1 बजे के बाद तो लड़कों का स्कूल हो गया, मतलब दूसरा टीचिंग स्टाफ आएगा वो पढ़ाएगा। तो 1 बजे ज़्यादा तो किसी हालत में नहीं रुक सकते। बाकी कोई ज़्यादा इमरजेंसी आ गई तो शायद से रुक सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल डेज होते हैं दोस्तों, उसमें 12:30 से 1 बजे तक चले जाते हैं सारे टीचर्स घर, ठीक है। और ये दोस्तों टाइमिंग भी कम हो गई, क्योंकि जब हम KVS की बात करते हैं वही 7:30-8 बजे इनका भी स्कूल लगते हैं, लेकिन जो उसकी छुट्टी होती है 2, सवा 2, 2:30 बजे हो जाती है, ठीक है। अलग अलग स्कूलों पर अलग अलग तरह से होता है, ठीक है। कोई 15 मिनट पहले कर देते हैं, कोई थोड़ा सा लेट कर देते हैं। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो इसमें तो दोस्तों 7:30-8 बजे स्कूल लगता है, मॉर्निंग में तो वही चीज़ है, लेकिन छुट्टी इसकी 12:30 बजे हो जाती है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा हो जाता है। बाकी इवनिंग शिफ्ट की बात करते हैं तो 1 बजे से 6 बजे तक या 6:30 बजे तक स्कूल लगता है। ये तो दोस्तों मैंने PGT और TGT के लिए बताया, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल के बारे में बताया। बाकी जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनके और भी कम टाइमिंग होती है, ठीक है। उसमें तो ये भी होता है कि मान के चलो कभी सर्दियाँ ज़्यादा पड़ेगी तो उनका स्कूल लेट से लगेगा, ठीक है। तो ये मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है, फिर उस समय के हालातों के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा सर्दी पड़ गई तो उनकी छुट्टी कर दी जाती है, ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो उनकी छुट्टी कर दी जाती है, ठीक है। जो PRT प्राइमरी स्कूल होते हैं, जो छोटे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, तो उनका भी यही है, उनका भी 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है। लेकिन जो इवनिंग शिफ्ट है उसमें दोस्तों शायद से 5:30 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है, 1 बजे से 5:30 बजे तक, ठीक है। तो इस तरह से ड्यूटी की दृष्टि से भी देख सकते हैं कि DSSB में कम समय देना पड़ता है आपको, ठीक है। बस दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को अन्य जो रिक्रूटमेंट होती है उससे थोड़ा सा सरल बना देती है। अभी एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे क्या चाहिए। शायद से यही कारण है दोस्तों जो मैंने आपको सारी की सारी बातें बताई हैं, इसलिए जो मैक्सिमम अभ्यर्थी होते हैं वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों की ओर आकर्षित होते हैं शिक्षक पदवी के लिए। और दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज़ बतानी भूल गया, अगर कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं वो ये बोलते हैं कि हम 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा लेंगे, लेकिन जो हमारे समक्ष जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो अच्छे होने चाहिए, मतलब शरारती नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब एक टीचर की रिस्पेक्ट करें, ऐसे हम स्टूडेंट हमारे सामने होने चाहिए। चाहे हमें 1 घंटा या 2 घंटा ज़्यादा पढ़ाना पड़ जाए, इससे में कोई समस्या नहीं। तो इसमें मैं बता दूं दोस्तों, दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है ना, आप अगर देखो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। स्टूडेंट आपको निश्चित रूप से शरारती ही देखने को मिलेंगे, और हर तरह के हाई लेवल के शरारती देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन KVS की जब बात करते हैं तो KVS के स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं थोड़े से सभ्य होते हैं। बाकी दिल्ली के भी कुछ स्कूल्स होते हैं जैसे कि प्रतिभा विकास विद्यालय हो गया, ठीक है। तो इसमें जो आपको छात्र देखने को मिलेंगे, अच्छे देखने को मिलेंगे, होशियार देखने को मिलेंगे, और नाम ही प्रतिभा है तो दोस्तों प्रतिभाशाली उसमें छात्र होंगे। उसमें डायरेक्ट एडमिशन भी नहीं होता, ठीक है, एंट्रेंस वगैरह पास करना पड़ता है। जब भी जो एक चुने हुए जो छात्र होते हैं उन्हीं का एडमिशन होता है, ठीक है। लेकिन सभी को प्रतिभा स्कूल तो मिल नहीं सकता ना, जो नॉर्मल स्कूल होते हैं उनमें भी तो टीचर्स होते हैं। तो मैक्सिमम जो टीचर्स होते हैं नॉर्मल स्कूल्स में होते हैं, तो उसमें जो छात्र देखने को मिलेंगे इवनिंग शिफ्ट में, तो दोस्तों आपको मतलब आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। आप ये अपेक्षा करते हैं कि छात्र आपकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है, वो तो आपके शिक्षण के ऊपर बात होती है, ठीक है। अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपका शिक्षण प्रभावी, और दोस्तों एक्चुअल में आप में क्वालिटी है ना, तो सच बता रहा हूँ कोई भी छात्र आपकी बुराई नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आप घटिया पढ़ा रहे हैं, चाहे कितने से अच्छे स्कूल में चले जाओ, चाहे किसी प्राइवेट के DPS स्कूल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपकी बुराई होगी अगर आप जब अच्छा पढ़ाते नहीं हो तो, ठीक है। तो दोस्तों बस यही सब बातें थी जो कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को अन्य जो स्कूल होते हैं उससे थोड़ा सा अलग बनाती है। बाकी मैंने सारी की सारी जो मुख्य बिंदु थे उन सभी पर मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट, कोई संदेह या फिर कोई ऐसा बिंदु रह गया है जो मैं इस वीडियो में क्लियर नहीं कर पाया हूँ, मतलब मैं भूल गया हूँ, तो आप मुझे निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, या तो मैं उसका वहीं रिप्लाई कर दूँगा, या अगर आपके ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं, कुछ ज़्यादा बिंदु मैं छोड़ चुका हूँ, तो उस पर मैं एक इसका सेकंड पार्ट ले आऊँगा इसी वीडियो का, तो उसमें जो बचे हुए बिंदु थे उन पर हम चर्चा कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे द्वारा दी गई जानकारी पहुँच सके। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे एसकाशन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड हर तरह की जानकारी, हर तरह की इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, चाहे सरकारी शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, चाहे प्राइवेट शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।